Okay, good afternoon, all of you. गुड आफ्टरनून मैम. बेटा दिख रहा है आप सबको? यस मैम. Okay. See, now we have to talk about the last few chapters. 2-3 आपके last के ये chapters हैं. इसमें 26 chapter variance analysis से पहले है standard costing. Right, that is a purely theoretical chapter और उसमें आपका कोई भी practical question नहीं है, सिर्फ आपको standard costing का मतलब बताया गया है. तो मैं आपको briefly वो सारा explain कर देती हूँ जो जो उसमें दिया हुआ है. You can read out from the book because वही सारे points हैं उसमें कि क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों बेनिफिशियल है. ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू वेरिएंस एनालिसिस आपका एक चैप्टर आपको मिलेगा 5-6 पेजेस का, वो चैप्टर है बुक में, प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ठीक है. सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है कि पहले हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करें कि इतनी हमारी कॉस्ट आनी चाहिए और फिर हम बाद में कंपेयर करें कि जो हमने सोचा था कॉस्ट उससे कम आ रही है या उससे ज्यादा आ रही है. राइट. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली कंट्रोल अगर आप करना चाहते हो कॉस्ट को तो स्टैंडर्ड के बगैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? कंट्रोल का मीनिंग ये होता है कि जो आपने सोचा है आपके हिसाब से काम होना चाहिए, तब सब चीज हमारे कंट्रोल में रहेगी. तो आपने जो सोचा है, जो आप चाहते हो, जो आप अचीव करने वाले हैं, वो पहले डिसाइड तो करना पड़ेगा ना. यस और नो? Yes, ma'am. So that standard costing is that tool which helps you in fixing the standard. ठीक है. तो फिर आप कहेंगे कि बजटरी कंट्रोल में भी तो हम ऐसा कर रहे थे, बजट में भी तो हम प्रेडिक्शन कर रहे थे ना कि इतनी सेल होगी या ऐसे होगा. राइट. Yes, ma'am. तो आपको अंतर समझना है दोनों में. अगर मैं सिंपली बोलूं एस्टिमेटिंग द कॉस्ट या फोरकास्टिंग द कॉस्ट या बजटिंग द कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब आप फोरकास्ट करते हो या एस्टिमेट करते हो तो हम क्या पता लगाते हैं कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो सकता है. लेकिन जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम क्या जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होना चाहिए. आइडियल सिचुएशन की हम बात करते हैं, मतलब बेस्ट अगर आप काम करोगे तो ये आपका नतीजा आना चाहिए. ठीक है. तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा है, वो पिछले 3 साल से उसके 60%, 62%, कभी 63, कभी 59 ऐसे परसेंटेज आ रही है. तो आप कहोगे अगले साल में उसकी कितनी परसेंटेज आएगी? तो आप में से किसी के भी सामने अगर मैं ये क्वेश्चन रखूं तो आप कहेंगे कि अगर 3-4 साल से वो बच्चा 60% मार्क्स ला रहा है तो चांसेस हैं कि ऑन एन एवरेज अगले साल भी वही 60-61 ऐसे ही आएगा, है ना? यस और नो? Yes, ma'am. सो दिस इज व्हाट, दिस इज फोरकास्टिंग. अभी हम क्या कर रहे हैं? हम भविष्य में जो होने वाला है उसका अनुमान लगा रहे हैं जो आपके पास्ट में हो चुका है उसके आधार पर. यस और नो? Yes, ma'am. लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, वो बच्चा अभी तक पढ़ाई नहीं करता था, अब वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा, अब वो सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज भी करेगा, ढंग से प्रिपेयर भी करेगा, तो उसके अगर वो ऐसा करता है तो उसके 75% मार्क्स आ सकते हैं. सो 75% जो आपने फिक्स किया है दैट इज अ स्टैंडर्ड, बिकॉज आपने सिर्फ ये नहीं देखा कि ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा होने वाला है, आपने ये देखा कि कितना बेहतर हो सकता है ना? यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? Yes, ma'am. ठीक है. तो अगर हम सिर्फ अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए फ्यूचर का अंदाजा लगाएं तो वो फोरकास्टिंग या बजटिंग या एस्टिमेटिंग होता है. ठीक है. लेकिन जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो इनसे थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आपको देखने में लगेगा वहां पे भी तो हम स्टैंडर्ड ही फिक्स कर रहे हैं,
बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि कितनी कॉस्ट आपकी आनी चाहिए। अगर हम बेस्ट यूज करें अपने रिसोर्सेज का तो हमारी इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड हम फिक्स करते हैं। फर्क समझ आया है दोनों में, राइट? तो स्टैंडर्ड्स जब आप फिक्स करते हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, पहले जानकारी चाहिए होती है, फिर स्टैंडर्ड आप हर एक चीज का फिक्स करते हो। जैसे कॉस्ट की हम बात करेंगे तो कॉस्ट में आपका मटेरियल होता है, लेबर होते हैं, ओवरहेड्स होते हैं, देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस विद इन द ओवरहेड्स। तो हर एक का आप प्रॉपर स्टडी करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन की लोग कितनी देर काम करते हैं, मशीन कितनी देर चलती है, वर्किंग कंडीशन कैसी हैं, वर्कर्स खुश हैं या नहीं, वो काम करने में कितनी इच्छा रखते हैं, क्या वो काम से मन चुराते हैं या उनका मन नहीं करता काम करने का, तो ऐसा क्यों है। तो आप सारी चीजें चेक करने के बाद फिर एक बेस्ट आउटपुट जो आप अचीव कर सकते हो, अगर ये सब लोग अच्छे से काम करें तो वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो स्टैंडर्ड अगर आपने सही तरीके से फिक्स कर लिया, फिर अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी उसके मुताबिक नहीं आती तो हम कहेंगे कि देयर इज अ वेरिएंस, राइट? सो वेरिएंस मीन्स कि दोनों में अंतर है जो आपने तय किया था। अब वही एग्जाम्पल लेके आपने कहा कि ये बच्चा अगर मेहनत करेगा तो इसके 75% नंबर आएंगे। अब नंबर उसके 75% नहीं आए तो आप क्या कहेंगे? आप चेक करेंगे कि क्या ऐसा चीज थी जो उसने नहीं की, यस और नो? आपने तो Yes, अपनी ma'am. तरफ से तय कर लिया था कि अगर ये बच्चा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है ढंग से, तो वो 75% मार्क्स आएंगे। अगर नहीं आते तो देन यू हैव टू लुक इनटू द रीजन, राइट? तो क्या आपका ये कहना ही गलत था कि 75% मार्क्स आ सकते हैं मेहनत करके? तो इसका मतलब आपने स्टैंडर्ड ही गलत तरीके से फिक्स किया है। एक तो वो कारण हो सकता है। अगर आपने स्टैंडर्ड ठीक फिक्स किया है तो आपको फिर और कारण जानने पड़ेंगे कि उसको दिन में 2 घंटे पढ़ना चाहिए था, उसने 1 घंटा पढ़ाई की, उसने ज्यादा घूमने फिरने में समय बर्बाद किया, जो या टीचर ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए थे वो नहीं पढ़े। तो ये जो भी कारण रहा, मार्क्स नहीं आए उतने, राइट? सो व्हेन यू लुक इनटू द रीजंस, तो आपने पहले तो देखा वेरिएंस है। वेरिएंस मतलब अंतर, जो सोचा था और जो अचीव किया है उसमें अंतर है, वो वेरिएंस कहलाता है। वो अंतर किस कारण की वजह से है, उस कारण के अंदर झांकना, वो आपका वेरिएंस एनालिसिस कहलाता है, राइट? यू एनालाइज द वेरिएंस की ठीक है, हमारा काम इतना नहीं है ये पता लगाना कि अंतर है, उस अंतर को दूर करना है, या वो अंतर क्यों आया इसका कारण पता लगाना है, दैट इज वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वाला जो आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपके क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो सेटिंग द स्टैंडर्ड, आप कैसे सेट करोगे स्टैंडर्ड? पहले सारी जानकारी इकट्ठा करोगे। जैसे मान लो आपको ये स्टैंडर्ड फिक्स करना है कि 1 यूनिट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो अभी मान लो 10 यूनिट लग रहा है, लेकिन इस टाइम आप बहुत वेस्टेज करते हो, आधे वर्कर फेंक देते हैं, कुछ खराब हो जाता है। तो जो आपका कॉस्ट अकाउंटेंट है वो जाके जब चेक करता है, उसको स्टडी करता है, वो कहता है कि इस वेस्टेज को दूर करना है, तो अभी बेशक 10 यूनिट लग रहा है, लेकिन अगर आप अभी के हिसाब से प्रिडिक्ट कर दोगे तो फिर वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, फिर वो सिर्फ एस्टिमेशन हो जाएगी। अगर हम ये कहते हैं कि अभी 10 रुपए लग रहे हैं 1 यूनिट पे, तो भविष्य में भी 10 रुपए लगने की उम्मीद है, तो वो क्या हो जाएगी? एस्टिमेशन। आपने ये तो देख लिया कि अभी कितना लग रहा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अभी जो मटेरियल लग रहा है क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, क्या उसमें वेस्टेज हो रही है, या उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो जो बेस्ट आप अचीव कर सकते हो, जो होना चाहिए, इसको मैं बेस्ट तरीके से इसी तरह से डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि एस्टिमेशन का मतलब होता है कि जो हो रहा है उसके आधार पे कैसा होगा, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है क्या होना चाहिए। यदि आप बेहतर तरीके से या आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल यूज करते हुए अपने रिसोर्सेज का अगर हम काम करें तो क्या होना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट? सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसे आपने मटेरियल का देखा, ऐसे आप लेबर का देख सकते हो कि 1 यूनिट को बनाने में अभी 3 घंटे लगा रहा है वर्कर, तो आप देखते हो आधा घंटा तो वो अपने दोस्तों से ही बात करता रहता है,
फिर वो चाय पीने चला जाता है, वो काम तो 2 ही घंटे करता है, काम तो 2 घंटे का है जिसमें वो दिखा रहा है 3 घंटे। तो आप स्टैंडर्ड जब फिक्स करोगे तो यू विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड देन यू विल से कि नहीं, आइडियल टाइम 2 घंटे होना चाहिए, जो ये वर्कर का बेकार का टाइम है उसको खत्म करो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव केवल एस्टिमेशन नहीं होता, बल्कि एस्टिमेशन के साथ साथ बेस्ट एस्टिमेशन होता है कि जो बेस्ट हम काम करते हुए कितना हम कॉस्ट लगाएंगे या क्या हम अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको सारी स्टडी करनी पड़ेगी, सारी जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके आधार पर ही हम स्टैंडर्ड्स को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन होगा आपका, सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंस होगा, ऑब्वियसली अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो आप किससे कंपेयर करोगे, तो एक तो आपके स्टैंडर्ड्स होंगे और एक एक्चुअल होगा। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो स्टैंडर्ड है उसको अचीव किया या नहीं, या कितना हम पीछे रह गए, क्या हम स्टैंडर्ड से भी आगे निकल गए। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू एनालाइज, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स करोगे। अगर आप फिक्स ही नहीं करोगे तो फिर आप कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल का आधार ही है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दैट इज द बेसिक थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसको आप इम्पोर्टेंस में पढ़ सकते हैं। फिर वो अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट मिलता है अगर वो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करते हैं, तो उन्हें अच्छी पेमेंट मिलती है। जैसे आपने वेजेस में देखा था कि जो वर्कर स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोडक्शन कर लेता है या स्टैंडर्ड आवर्स से कम घंटे में प्रोडक्शन कर देता है, उसको हम बोनस देते हैं ना, राइट। सो स्टैंडर्ड फिक्स करने से सभी को फायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर कर सकती है, वर्कर्स को बेनिफिट दिया जा सकता है, एंड द कॉस्ट कंट्रोल बिकम्स इजियर। ठीक है, तो ऑल दीज पॉइंट्स यू विल फाइंड इन दैट चैप्टर। सो वंस यू रीड दैट बेसिक, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, वो सारे आप उसमें से पढ़ सकते हो, कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है उसमें, देयर आर जस्ट पॉइंट्स व्हिच यू विल सी देयर। देन आफ्टर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड्स, फिर जब बारी आती है उसको एक्चुअल से कंपेयर करने की, देन वी कम टू द वेरिएंस एनालिसिस, राइट। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही तरह की वेरिएंसेस हैं, मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस। वैसे काफी टाइप की वेरिएंसेस हम कैलकुलेट करते हैं, बट इन योर सिलेबस वी हैव टू इंक्लूड ओनली मटेरियल एंड लेबर। So when you see that there is a variance, so variance का basic सा meaning है that there is a difference। ठीक है, difference है तो उसका क्या कारण है, दोनों के बीच में अंतर आने का क्या कारण है, वो आपको पता लगाना है, वो variance analysis होता है। ठीक है, so computation of variance, सबसे पहले तो अंतर निकालना। वेरिएंस एनालिसिस में हम क्या क्या काम करेंगे, पहले अंतर निकालेंगे कि जो सोचा था उसमें और जो अचीव किया है उसमें क्या डिफरेंस है। फिर उसके कारण जानेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉजेस, राइट, व्हाट आर द रीजंस फॉर हैविंग दीज वेरिएंसेस, एंड देन डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंसेस। डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंस मतलब उस वेरिएंस को आप कैसे डील करोगे उसके साथ। तो उसमें आपके 2 पॉसिबिलिटी हैं कि क्या ये आपके हाथ में था, अंतर आना, जो अंतर आया है क्या आपकी गलती की वजह से है, वेदर इट वाज कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। इफ इट वाज कंट्रोलेबल देन यू विल से कि ठीक है हमारी तरफ से गलती हुई तो आगे से हम इसको ठीक करेंगे, राइट। अगर अनकंट्रोलेबल था तो यू कैन नॉट डू मच अबाउट इट, you know that this is not in your hands, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। so that is the thing which you have to see। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक और टॉपिक है जो क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंसेस, मतलब जो अंतर आए हैं उसको आप कैसे समझ सकते हो, क्या हम उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है। जब भी हम बांटते हैं किसी चीज को अलग अलग भागों में तो हम एक आधार लेते हैं, बेसिस, कि किस बेस पे हम उसे बांट रहे हैं। सो ऑन फंक्शनल बेसिस, मतलब किस तरह की वो वेरिएंस है, तो वो कॉस्ट वेरिएंस हो सकती है या फिर सेल्स वेरिएंस, राइट। मतलब जो कॉस्ट आपने सोची थी जो एक्चुअली आई है वो उससे अलग है तो वो कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगी। अगर जो सेल आपने सोची थी एक्चुअली जो आपने अचीव किया वो उससे डिफरेंट है तो वो सेल्स वेरिएंस हो जाएगी। ठीक है, so cost variance refers to the differences between the standard level and actual level of cost। ठीक है, फिर आप उसको फर्दर ब्रेक कर सकते हो कि कॉस्ट किस किस पे लगती है,
मटेरियल पे लगती है, लेबर पे लगती है, ओवरहेड्स पे लगती है, ठीक है। तो एक आपकी कॉस्ट वेरिएंस होती है, फिर उसकी सब वेरिएंसेस होते हैं, उसके आगे डिवीजन या ब्रांचेस बनते जाते हैं। तो कॉस्ट वेरिएंस मेन है, उसमें मटेरियल की कॉस्ट वेरिएंस, लेबर की कॉस्ट वेरिएंस एंड देन ओवरहेड्स की कॉस्ट वेरिएंस, राइट। तो देन यू हैव ओवरहेड्स के अंदर फिर वेरिएबल है और फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, या फिर आप ओवरहेड्स को भी फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, ऑफिस ओवरहेड वेरिएंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वेरिएंस, उसके अंदर फिर फिक्स्ड फिर वेरिएबल। तो अलग अलग उसके कंपोनेंट्स के थ्रू आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको जानना ये है कि कॉस्ट में अंतर आया तो आया किसकी वजह से। तो एक तो टोटल कॉस्ट में कहूँगी 1 लाख आनी चाहिए थी, आगे 1,20,000, तो आप कहोगे कि 20,000 का अंतर है, वेरिएंस है। तो वो 20,000 की वेरिएंस क्यों आई? वो कॉस्ट में किसी भी चीज की वेरिएंस की वजह से हो सकती है, और कॉस्ट अपने आप में बहुत सारी चीजों को मिला के बनती है। पहले हम प्राइम कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। वी हैव मटेरियल, लेबर, देन वी हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन वी हैव द ऑफिस ओवरहेड्स, देन वी हैव द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इनमें से किसी में भी अगर अंतर आया होगा तो आपकी टोटल कॉस्ट में अंतर आएगा ही आएगा। तो आप उसको फिर उसमें से डिवाइड कर करके देख रहे हो कि कहाँ पे अंतर आया। एक्चुअली यू आर रीचिंग दैट पॉइंट, वी आर ट्राइंग टू रीच दैट पॉइंट which has caused this difference in the cost, जिसके कारण ये अंतर आया है टोटल कॉस्ट में, ठीक है। तो उसको आप ब्रेक कर करके देखते जाते हो। तो इस तरह से हम वेरिएंस निकालते हैं। सो वी हैव कॉस्ट वेरिएंस, देन यू हैव सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस का तो मतलब सीधा है कि जितनी सेल आपने सोचा था उतनी नहीं हुई, तो वो सेल्स वेरिएंस। उसके रीजन आप चेक करेंगे, क्या मार्केट में स्लो डाउन था, डिमांड कम हो गई थी, कंपटीशन बढ़ गया था, या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई थी जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। So you again have to look for the reasons, right? So ये sales variance है। फिर on the basis of result, जो वेरिएंस का रिजल्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप 2 भागों में बांट सकते हो वेरिएंस को, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। जो अनफेवरेबल वाला उसे हम एडवर्स भी कहते हैं, मतलब वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, और फेवरेबल होना अच्छा है। तो कॉस्ट अगर कम आएगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। जितना अगर आपने 1 लाख रुपए सोचा था, कॉस्ट आई 90,000, तो दैट इज अ फेवरेबल वेरिएंस फॉर यू। अगर आपने सोचा था 1 लाख कॉस्ट आएगी और अगर आई 1,10,000, तो दैट इज एन अनफेवरेबल या फिर एडवर्स वेरिएंस, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, कैसे हम वेरिएंस को मेजर करते हैं, उसके आधार पर आप एब्सोल्यूट या रिलेटिव वेरिएंस, एब्सोल्यूट मतलब सिंगल वैल्यू, और रिलेटिव ये पहले भी मैं आपको कई जगह पे बता चुकी हूँ। जब हम कोई रेशियो लेते हैं या परसेंटेज लेते हैं जो हमें किसी चीज के कंपैरिजन में दिखाती है कि इतना आपने सोचा था और इतनी वेरिएंस है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया 10,000 की अगर वेरिएंस है और 1 लाख आपकी एक्सपेक्टेड थी कॉस्ट, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना हो जाएगा? 10%। यस और नो? Yes, ma'am. तो आप ये कह सकते हो कि 10% की वेरिएंस है। तो जब आप वो परसेंटेज के टर्म्स में दिखाते हो तो वो रिलेटिव वेरिएंस हो जाती है। सिर्फ एक नंबर बता देना कि 10,000 की वेरिएंस है तो वो आपकी एब्सोल्यूट वेरिएंस है। तो एब्सोल्यूट की बजाय रिलेटिव हमेशा हमें बेहतर जानकारी देता है, ये हम कई जगह देख भी चुके हैं। तो परसेंटेज आप जैसे ही सुनते हो ना, तो एकदम से आप रिलेट कर सकते हो 2 चीजों को, भाई अच्छा 100 होनी चाहिए होगी तो 10 और एक्स्ट्रा हो गया, तो दैट वे इट इज इजी। लेकिन 10,000 तो सिर्फ आपको ये बता रहा है 10,000 की वेरिएंस है, उससे आपको सिर्फ एक नंबर तो पता चल जाता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा उससे एकदम से उसको जो है ना एनालिटिकली नहीं देख पाते हो, उसका एनालिसिस नहीं कर पाते हो, ठीक है। सो ये दोनों तरीके हैं आपके मेजरमेंट के बेसिस पे, एब्सोल्यूट वेरिएंस आप निकाल सकते हो या रिलेटिव वेरिएंस। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी यू कैन से कि आप ये जो वेरिएंस आई है क्या ये कंट्रोलेबल थी, आपकी गलती की वजह से हुआ है, या वो अनकंट्रोलेबल है, दैट मीन्स इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक बट बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स व्हिच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो हमारे वश में नहीं है जिस चीजें, उनके कारण से कुछ ऐसा हुआ है, दैट इज अनकंट्रोलेबल वेरिएंस, ठीक है। तो देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ नेचर,
नेचर मीन्स या तो आप टोटल निकाल सकते हो जिसको आप बेसिक वेरिएंस बोलते हैं, तो टोटल लेवल पे जो निकलती है, फिर फर्दर उसकी जो सब वेरिएंसेस होते हैं वो उसके फर्दर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हो वेरिएंसेस को अलग अलग तरीके से। ये एक जस्ट एक थ्योरेटिकली आपके समझने वाली बात है, ऐसा जिसमें कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है कि वेरिएंस अंतर अगर आया तो आप उस अंतर को कैसे कैसे बांट सकते हो अलग अलग भागों में, तो वो आपके अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट वी हैव टेकन, जैसे नेचर, कंट्रोलेबिलिटी, फंक्शन, ये सारे बेस लेके आप उनको ऐसे ऐसे एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। So importance of variance analysis, again it is important because जब तक आप analyze नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि whatever is the reason for variance, what is the reason, right? So whether this reason is in your control or beyond your control, the analysis is important. Then we have it is a technique of cost control, because we can control our cost only when we know that there is a difference and how to control that difference, ठीक है। एक मिनट। Okay, so we have all these importance और benefits या uses कह लीजिए आप, जब आप ये जानना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड्स हमने कितने एक्यूरेटली फिक्स किए हैं। देखो, एक तो होता है कि कभी कभी स्टैंडर्ड में इधर उधर हो जाना कि आपने जो सोचा था वैसा नहीं हो पाया, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ही वेरिएंस देखते हो किसी चीज में, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने देखा कि हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि जो बच्चे मेहनत करेंगे उनके 75% नंबर आएंगे। अब किसी भी बच्चे के नहीं 75% आ रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबने ही मेहनत ना की हो। तो आपको लगेगा कि कहीं हमने स्टैंडर्ड तो नहीं गलत फिक्स कर दिया, शायद आपको स्टैंडर्ड को ही रिवाइज करने की जरूरत है। तो उन स्टैंडर्ड्स के भी एक्यूरेसी को जानने के लिए वेरिएंस एनालिसिस आपका जरूरी है कि अगर आप बार बार आपकी कॉस्ट निरंतर ज्यादा आ रही है, एक आध बार ज्यादा आ गई तो चलो हमने समझ लिया कि कोई कारण रहा होगा, लेकिन हमारी कोई गलती भी नहीं है, हम काम भी अच्छे से कर रहे हैं, वर्कर टाइम भी नहीं वेस्ट कर रहा, ना कोई रॉ मटेरियल की वेस्टेज हो रही है, फिर भी हमारी कॉस्ट हमेशा स्टैंडर्ड से ज्यादा आ रही है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि स्टैंडर्ड ही कहीं ना कहीं गलत फिक्स किया गया हो, है ना। तो स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को जानने में भी वेरिएंस एनालिसिस मदद करता है। तो फिर आपको स्टैंडर्ड्स को ही रिवाइज करने की जरूरत होती है, ना कि अपने आप को ब्लेम करने की कि हमने अचीव नहीं किया उतने कॉस्ट को जो स्टैंडर्ड में था,
ठीक है, तो वो भी एक एंगल है इसका वेरिएंस एनालिसिस का। देन आप रिलेटिव परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का, कि उनकी इतनी वेरिएंस आती है आपकी इतनी, या डिपार्टमेंट्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो कि एक डिपार्टमेंट की कम वेरिएंस है दूसरे की ज्यादा है, तो ऐसा क्यों है। दिस वे यू कैन डू सम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, राइट। देन फ्यूचर एक्शन और प्लानिंग में आपको मदद करता है पीछे की, आप जब आप देख लेते हो कंपेयर करके स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो फ्यूचर में आपको कैसा एक्शन लेना है दैट यू कैन प्लान। एंड यू बिकम मोर कॉस्ट कॉन्शियस, आप कॉस्ट के बारे में ज्यादा चौकन्ना हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी हर एक कॉस्ट की डिटेल जा रही है और हमें चेक किया जाएगा कि कहीं पे भी अगर हमने गलती की तो हमारी स्टैंडर्ड से ज्यादा आ जाएगी कॉस्ट, और फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए हम हर तरफ से कोशिश करते हैं कॉस्ट को कम करने की। तो इस तरह से वेरिएंस एनालिसिस आपको मदद करता है इन डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। एंड कॉजेज ऑफ वेरिएंस की अगर हम बात करें तो देर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ वेरिएंस। जिस भी वेरिएंस की आप बात करें, तो अगर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट में मेनली मटेरियल की कॉस्ट होती है। आप देखेंगे किसी भी प्रोडक्ट में 50, 60 या कई बार 70% तक हिस्सा मटेरियल कॉस्ट का होता है। तो मटेरियल कॉस्ट को वेरिएंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मटेरियल में कॉस्ट में अंतर आने के दो कारण हैं। मटेरियल की कॉस्ट आप कैसे निकालते हो, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, है ना। कॉस्ट Yes, ma'am. प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। तो आपने एक स्टैंडर्ड प्राइस भी फिक्स किया हुआ है ना, एक होता है स्टैंडर्ड प्राइस, तो आपने एक स्टैंडर्ड प्राइस भी फिक्स किया हुआ है और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी फिक्स की हुई है। तो जब आप स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द स्टैंडर्ड कॉस्ट, राइट। SC इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, है ना। वी विल गेट द स्टैंडर्ड कॉस्ट लाइक दिस। Yes, ma'am. तो अगर इनमें से किसी में भी चेंज हुआ तो आपकी कॉस्ट बदल जाएगी, या तो प्राइस में चेंज होगा या क्वांटिटी में चेंज होगा, है ना। Yes, ma'am. और प्राइस में चेंज क्यों होगा कि अचानक से सप्लायर आपके ज्यादा प्राइस चार्ज करना शुरू कर दें, या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए तो प्राइस बढ़ जाए, या कोई ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई कि प्राइस बढ़ गया। तो ऑल दीज थिंग्स देयर मे बी मेनी फैक्टर्स फॉर चेंज इन द प्राइस। या फिर क्वांटिटी में चेंज हो सकता है कि आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंट नहीं हुई या ज्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन गए। क्या कारण है कि जितनी क्वांटिटी हम सोच रहे थे उससे ज्यादा क्वांटिटी लग गई, या कम भी हो सकती है। अगर आप बेटर परफॉर्म करोगे तो आपकी क्वांटिटी कम भी यूज हो सकती है। तो मटेरियल की कॉस्ट में दो चीजों का मेन रोल है, प्राइस का और क्वांटिटी का। दोनों में से किसी में भी अंतर होगा तो टोटल कॉस्ट में अंतर आएगा ही आएगा। तो दैट इज हाउ यू हैव टू एनालाइज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फिर आपका यू कैन जस्ट लुक एट ऑल दीज रीजंस, आप इनको पढ़ लेना। डिफरेंट कॉजेज हैं जिसकी वजह से मटेरियल की कॉस्ट प्राइस में या क्वांटिटी में चेंज आ सकता है, और प्राइस या क्वांटिटी किसी में भी चेंज आया तो ओवरऑल टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा, है ना। इसी तरह से आपका मटेरियल का यूसेज वेरिएंस होता है, राइट। सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस मींस व्हाट, उसके यूज में जो है आपका वो क्वांटिटी से रिलेटेड है, ये प्राइस से रिलेटेड है। अभी हमने टोटल लिख दिया था ना यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू कि टोटल जो मटेरियल कॉस्ट है वो क्या होती है, टोटल प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो टोटल में इतना डिफरेंस आएगा तो वो किस कारण की वजह से आया, क्या वो प्राइस की वजह से आया, ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहलाता है, या वो यूसेज मतलब क्वांटिटी, यूज कितना किया आपने वो क्वांटिटी वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, इसको मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं। यू कैन सी हियर। तो जो टोटल मटेरियल की कॉस्ट में अंतर आ रहा है पहले आप उसको देखोगे, फिर उसके कारण जानने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे कि मटेरियल की कॉस्ट में तो दो चीजों का रोल होता है, एक प्राइस का और एक क्वांटिटी का। तो अगर टोटल कॉस्ट में अंतर आ रहा है तो या तो कोई प्राइस में फर्क रहा होगा या क्वांटिटी में, या दोनों में भी हो सकता है ना। यस और नो? Yes.
ठीक है। सो इस तरह से हम उन दोनों को अलग अलग करके फिर उसको ब्रेक करके देखते हैं कि टोटल में इतना डिफरेंस है तो वो किसकी वजह से, कितना प्राइस की वजह से है, कितना क्वांटिटी की वजह से है, या पूरा प्राइस की वजह से है या पूरा क्वांटिटी की वजह से है, वो स्टडी करना। तो आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हो पहले और फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालते हो। ठीक है। इसी तरह से लेबर कॉस्ट वेरिएंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेबर की कॉस्ट में कैसे निकलती है। उसमें आपका लेबर का रेट होता है, राइट, रेट इनटू आवर्स, ऐसे पे करते हैं ना, आर्ली रेट जब पे करते हैं लेबर को, तो ये एक आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया होगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है। अब हमने कहा कि एक वर्कर अगर स्टैंडर्ड आवर्स में काम करेगा तो जितने भी घंटे हैं उसके, उसमें उसको स्टैंडर्ड रेट हम पे करेंगे, सो दैट बिकम्स योर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। अगर इसमें से किसी में भी चेंज होगा, या तो रेट में चेंज होगा या टाइम में चेंज होगा, तो लेबर की कॉस्ट बदल जाएगी। तो उसको जब आप एनालाइज करोगे तो फिर से वी हैव लेबर रेट वेरिएंस, आपको पता लगाना है कि कितनी वेरिएंस हुई लेबर की कॉस्ट में, उसमें से कितनी रेट की वजह से है और कितनी वेरिएंस टाइम की वजह से है। या एफिशिएंसी, टाइम का रिलेशन लेबर की एफिशिएंसी के साथ भी होता है। अगर वो कम समय लेगा मतलब वो ज्यादा एफिशिएंट वर्कर है, अगर ज्यादा समय ले रहा है दैट मींस इनएफिशिएंट वर्कर है, राइट। एंड वी ऑल्सो हैव एन आइडल टाइम वेरिएंस, इसमें फर्दर आप आइडल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी वेरिएंस आइडल टाइम की वजह से है। लेबर मिक्स वेरिएंस, ठीक है। सो हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट को बनाने में अलग अलग टाइप के वर्कर काम कर रहे हो, तो एक टाइप का वर्कर तो अच्छा काम कर रहा है, दूसरे वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहा, तो सभी वर्कर्स के काम में कमी रही है ऐसा नहीं है। उनमें से एक कैटेगरी के वर्करों ने ठीक काम किया है, दूसरी कैटेगरी के वर्कर्स अच्छा काम नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से वेरिएंस आई है। तो बेसिकली आप क्या देखना चाह रहे हो कि हमें ये तो पता चल गया कि अंतर आया है, अब उस अंतर की तह तक जाना है कि कहाँ से शुरू हुआ ये अंतर आना, फ्रॉम वेयर द डिफरेंस। आप ऐसे हर चीज में आप ऐसे करते हो, आप अपने आप को देख लो, अगर आपने कभी सोचा हो कि आप एक महीने में इतना खर्चा करोगे और आप उससे बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हो, तो फिर आप उसमें सोचने लग जाते हो ना कि एक्स्ट्रा खर्चा क्यों हो गया, कोई ऐसी चीज थी जो हमने पहले नहीं सोचा था, या हमने कोई फिजूल खर्ची की है उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो वो चीज आप अगर रेप्लिकेट करो एक बिजनेस के लिए, तो एक बिजनेस के लिए तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि जितना उन्होंने सोचा था उतनी कॉस्ट आई या नहीं। सो दैट वेज आपका ये जो वेरिएंस है उसको एनालाइज करना होता है और उसके लास्ट पॉइंट तक पहुंचना होता है कि जो टोटल में आपको वेरिएंस दिख रही है ना, आपको एक एक कारण पता चल जाना चाहिए कि ये जो टोटल में अंतर आ रहा है वो कहाँ कहाँ से अंतर आ रहा है। ठीक है। तो उसमें आपको पहले पता है कि उस टोटल में अंतर आने के क्या क्या कारण हैं, उन कारणों में से कौन से कारण में ज्यादा अंतर आ रहा है, किसमें कम आ रहा है, या किसी में बिल्कुल अंतर नहीं आ रहा, सिर्फ एक चीज में डिफरेंस आ रहा है। तो ये सारा जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, इट इज नोन एज वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब इसको हम कंप्यूट करेंगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशन, आपके सिलेबस में दो कंप्यूटेशन है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कंप्यूट करना और ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस कंप्यूट करना। ठीक है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अभी हमारा फोकस किस पे रहेगा, मटेरियल की कॉस्ट पे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मटेरियल की हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी और मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल में अगर अंतर है तो दोनों में यू विल सी दैट देयर इज अ वेरिएंस which may be favorable, which may be unfavorable. फेवरेबल है तो भी, अनफेवरेबल है तो भी, दोनों को आप ब्रेक करके देखोगे कि मटेरियल कॉस्ट में वेरिएंस आने के क्या क्या कारण हैं, उन कारणों में से कौन से कारण की वजह से ये टोटल में डिफरेंस आया है, दैट यू विल एनालाइज। ठीक है। So when only one type of material is used, first situation is when only one type of material is used. एक बार इसको देखिए, I'll just do a work and join you in 1 minute.
हाँ जी, सो वी हैव द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। पहले तो टोटल मटेरियल कॉस्ट, सो टोटल लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे। सो टोटल के लिए आप क्या देखेंगे, कॉस्ट वेरिएंस है मतलब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने सोची थी वो कितनी थी और जो एक्चुअल आपकी आई है कॉस्ट वो कितनी है, दोनों में कितना डिफरेंस है, राइट। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट निकालने का मतलब है प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी, एंड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, दैट विल गिव यू द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो पहले स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट निकालो और फिर उन दोनों का डिफरेंस लो, दैट विल बी द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल की टोटल कॉस्ट में कितनी वेरिएंस आई है, सीधी सी बात है, जितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी और जितनी कॉस्ट आई है।